हाय गाइस, वेलकम बैक टू सूत्रास। ये हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 4 है। अभी हम लोग क्लास 7 की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पे हैं, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। तो अभी तक हम लोगों ने पहले के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या कवर कर लिया है। हम लोगों ने देखा कि 1000 ईयर्स यानी कि 700 से 1750 के बीच में क्या क्या चेंजेस आए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिकल चेंजेस आए, नए नए फूड बेवरेजेस आए। फिर हमने देखा कि सोसाइटल भी बहुत चेंजेस आए, किस तरह से कि नए नए ग्रुप्स इमर्ज हुए और फिर नई नई जातीज़ भी इमर्ज हुई। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रीजन एंड एम्पायर। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या था कि इसी टाइम पे नए नए स्टेट्स भी इमर्ज हुए। ठीक है, नए नए एम्पायर्स इमर्ज हुए, बड़े बड़े स्टेट्स, बड़े बड़े एम्पायर्स, किंगडम्स टाइप के इमर्ज हुए। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं चोलाज, तुगलक्स एंड मुगल्स। ठीक है, तो ये क्या है, चोलास, तुगलक्स, मुगल्स, ये हम लोग आने वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे। ये हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, इनके बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग इतना कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या है। अभी बस इतना याद रखिए कि ये नए नए स्टेट्स इमर्ज हुए। ठीक है, अब ये जो स्टेट्स थे बड़े बड़े, इनके अंडर खुद के रीजन्स होते थे और भी ज़्यादा, मतलब ये फर्दर डिवाइडेड थे रीजन्स में। ठीक है, और ये जो रीजन्स थे, ये जो एरियाज थे, इनके खुद के अपने जोग्राफिकल डायमेंशंस होते थे। ठीक है, यानी कि इनका खुद की टेरिटरी होती थी, खुद का एरिया होता था। उसके अलावा इनकी खुद की लैंग्वेज होती थी, इनकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती थी, और इसके अलावा इनके अपने खुद का कल्चर होता था। ठीक है, तो ये जो रीजन्स थे इनकी क्या होता था, खुद की जोग्राफिकल टेरिटरी होती थी, खुद की लैंग्वेज होती थी और खुद के कल्चर होते थे। तो क्या होता था कि हर रीजन का, हर स्टेट का अपना अलग अलग है, तो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, अलग अलग दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, ये जो थे, ये चोलाज, तुगलक्स, मुगल्स, इन लोगों ने जो इनके नीचे छोटे छोटे जो एम्पायर्स थे उन पे कब्जा करना चालू कर दिया। ठीक है, और इनको अपने अंडर लेके इन्होंने अपना पैन रीजनल एम्पायर बना लिया। पैन रीजनल का मतलब क्या होता है कि इनके खुद के एम्पायर, इनके खुद के स्टेट के आसपास जो छोटे छोटे रीजन्स थे, उन लोगों ने उनको भी अपने अंडर ले लिया। ठीक है, तो ये हुआ, तो इन्होंने क्या करा, पैन रीजनल एम्पायर्स बनाना स्टार्ट किया। अब ये जितने भी सारे एम्पायर्स थे, ये सारे तो सक्सेसफुल नहीं थे। कुछ मतलब कुछ अच्छे थे, कुछ इतने अच्छे नहीं हो पाए। ठीक है, तो सारे के सारे इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल नहीं थे। तो क्या हुआ, 18th सेंचुरी में जब ये जो मुगल्स हैं, ये लोग धीरे धीरे इनका एम्पायर गिरने लगा। ठीक है, तो इनके एम्पायर गिरने के बाद में क्या हुआ कि ये जो पैन रीजनल एम्पायर्स इन्होंने क्रिएट किए थे, वो धीरे धीरे वापस से रीजनल स्टेट्स बनने लग गए। किस तरह से, जैसे मान लीजिए कि ये मुगल्स का एम्पायर है। ठीक है, अब इनके आसपास ये छोटे छोटे ये जो रीजन्स थे, इन्होंने इनके ऊपर कब्जा करके इनको पैन रीजनल एम्पायर बना लिया। फिर जब ये मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, जब ये स्टेबल नहीं रहा, तो ये जो छोटे छोटे एम्पायर्स थे, ये वापस से री इमर्ज होने लग गए, यानी कि पैन रीजनल अब कोई एम्पायर नहीं रहा इसका। ठीक है, तो जब ये वापस गए तो इनका खुद का जो कैरेक्टर था वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया। पहले ये लोग अपने तरीके से काम करते थे, बाद में ये लोग मुगल्स की तरीके से काम करने लगे। तो जब ये वापस अलग हुए मुगल से, तो इन लोगों के जो बिहेवियर था, इन लोगों के जो कैरेक्टर्स थे, वो इनके हिसाब से धीरे धीरे ढलने लग गए, मुगल्स के हिसाब से। तो इनका जो गवर्नेंस था, ठीक है, इनका जो मैनेजमेंट करने का तरीका था, इनका जो कल्चर था, इनकी जो लैंग्वेज थी, वो सब धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लग गई ये बड़े बड़े रीजन से। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है कि ये जो रीजन्स हैं ये अपने आप ग्रो नहीं हुए, ये जो बड़े रीजन्स के साथ में जब ये मिले, तब ये अपने आप में धीरे धीरे ग्रो होने लगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली इस टॉपिक के अंदर। बाकी डिटेल में हम लोग अभी जब रीड करेंगे तब पढ़ते हैं।
region and empire. Large states like those of Cholas chapter 2, Tughlaqs chapter 3 और Mughals chapter 4 encompassed many regions. तो जैसे बड़े बड़े जो स्टेट्स थे किस तरह के, चोलास, तुगलक्स और मुगल्स, उनके अंदर और भी कई रीजन्स आते थे. ठीक है. संस्कृत प्रशस्ति, सी चैप्टर 2 फॉर एन एग्जाम्पल ऑफ प्रशस्ति ट्रेजिंग Delhi Sultan Ghiyasuddin Balban 1266 to 1287 explained that he was the ruler of vast empire that stretched from Bengal, Godda in the east to Ghazni, Gajan in Afghanistan in the west and included all of South India, Dravid. तो क्या था कि एक प्रशस्ति थी संस्कृत की. प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति बेसिकली एक तरह का इंस्क्रिप्शन है. हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था ना इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं. तो एक तरीके का इंस्क्रिप्शन है, एक मेटल की प्लेट टाइप होती है. ठीक है, इस तरीके की प्लेट टाइप रहती है. तो उस पर क्या लिखा हुआ था, उस पर कि दिल्ली का जो सुल्तान है गियासुद्दीन बलबान, उसकी तारीफ़ें लिखी हुई थी उसमें. ठीक है. और इस प्रशस्ति में क्या लिखा हुआ था कि वो एक बहुत बड़ा रूलर था, उसके अंडर बहुत बड़ा एम्पायर था. कहाँ से लेके कहाँ तक का? यहाँ बंगाल है, बंगाल से लेके अफ़गानिस्तान का इतना बड़ा सारा जो रीजन है वो पूरा की पूरा उसके अंडर था. इस तरीके की जो प्रेजेस हैं, इस तरीके की जो तारीफ़ें हैं, वो इस प्रशस्ति में घियासुद्दीन बलबान के बारे में लिखी हुई थी. ठीक है. सिर्फ यही नहीं बल्कि जो साउथ इंडिया है वो भी उसका उसके अंडर था, वो उसका भी रूलर था, ऐसा लिखा हुआ था. ठीक है. बाकी आप लोग एक बार चैप्टर नंबर 2 में ये जो इसकी इमेज दी हुई है वो आप लोग जाके देख लीजिए, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स गौड़ा, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात अपेरेंटली फ्लेड बिफोर हिज आर्मीज़. और उसमें क्या लिखा हुआ था कि अलग अलग जगह के जो लोग थे, कहाँ कहाँ के, आंध्रा के, कर्नाटका के, केरला के, महाराष्ट्र के, तो उनकी जो बड़ी बड़ी आर्मी थी वो भी उसके आगे नहीं टिकती थी. तो ये सब उस प्रशस्ति में लिखा हुआ. Historians regard these as exaggerated claims of conquest. तो जो हिस्टोरियंस हैं हमारे, जो लोग इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं, उन लोगों ने ऐसा बताया है कि ये जो कॉन्केस्ट हैं, ये जितने भी इन लोगों के बारे में लिखा हुआ है, ये लोग जितना भी क्लेम करते हैं कि हम लोगों ने इतना बड़ा रीजन है, उनका इतना बड़ा रीजन था कि अफ़गानिस्तान से बंगाल का, ये सब कुछ उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है. ठीक है. ये जितने भी क्लेम्स हैं ये शायद इतने नहीं थे जितने कि इसमें लिखे हुए हैं, उस प्रशस्ति में जितना भी लिखा हुआ है. At the same time, they try to understand why rulers kept claiming to have control over different parts of the subcontinent. और वो लोग ये भी बोलते हैं कि हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों रूलर्स ने ये सब कहा, वो उन्होंने इतनी बढ़ा चढ़ा के बात आखिर क्यों लिखी कि उनका जो कंट्रोल है वो इतने बड़े सबकॉन्टिनेंट पे है. By 700, many regions already possessed distinct geographical dimensions and their own language and cultural characteristics. तो by 700 क्या था, ज़्यादातर रीजन्स के खुद के अपने जोग्राफिकल डायमेंशंस थे, जैसे मैंने आपको बताया था, उनकी अपनी खुद की टेरिटरी थी, उनकी अपनी लैंग्वेज थी और खुद के कल्चर हुआ करते थे. यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इन चैप्टर 9 और बाकी डिटेल में हम लोग इस सब के बारे में चैप्टर 9 में पढ़ेंगे. They were also associated with specific ruling dynasties. और ये जो regions थे, छोटे छोटे regions, ये लोग हर एक region एक ruling dynasty से associated थी. ठीक है. यानी कि इनके ऊपर कोई और रूल करता था. There was considerable conflict between these states. और ये जो states थे अलग अलग, obviously इनके बीच में आपस में conflicts हुआ करते थे. Occasionally, dynasties like Cholas, Khaljis, Tughlaqs and Mughals were able to build an empire that was pan-regional, spanning diverse regions. तो बाद में क्या हुआ कि कुछ डायनेस्टीज़, किस तरीके की डायनेस्टीज़, चोलास, खिलजीज, तुगलक्स और मुगल्स, इन लोगों ने एम्पायर बिल्ड करना चालू किया जो कि पैन रीजनल था. मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पैन रीजनल मतलब क्या होता है कि जो आसपास के जितने भी डाइवर्स रीजन्स हैं उनको भी उन्होंने अपने एम्पायर का हिस्सा बना लिया. ठीक है.
नॉट ऑल दीज एम्पायर्स वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, और सारे एम्पायर्स जो थे वो इक्वली स्टेबल भी नहीं थे और ना ही सारे के सारे सक्सेसफुल थे. कंपेयर फॉर एग्जाम्पल टेबल 1 इन चैप्टर 3 and 4. वॉट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द रूल ऑफ खिलजी एंड मुगल डायनेस्टीज. तो आप लोग जो चैप्टर 3 और 4 के टेबल नंबर 1 है उसमें जाके कंपेयर कर सकते हैं कि मुगल डायनेस्टी और खिलजी डायनेस्टी का जो रूल का ड्यूरेशन है, उन्होंने कितना साल रूल किया है, वो क्या. When the Mughal Empire declined in the 18th century, it led to the re-emergence of regional states. तो जब 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होने लगा, तो क्या हुआ कि जिन रीजन को उन लोगों ने अपने साथ लिया था, जिन रीजन्स के ऊपर वो लोग रूल करते थे, वो फिर से उनसे अलग हो गए. ठीक है, और वो छोटे छोटे जो रीजनल स्टेट्स थे वो फिर से री इमर्ज होने लगे, वो वापस से एग्जिस्टेंस में आए. बट years of imperial pan-regional rule had altered the character of the regions. पर इन regions में कुछ changes आ गए. पहले तो ये लोग अपने हिसाब से काम करते थे, बाद में बड़े एम्पायर्स ने इनको अपने अंडर ले लिया, और जब ये दोबारा अलग हुए तो इनमें कुछ चेंजेस आए. किस तरीके के चेंजेस आए वो देखते हैं. अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन्स वर लेफ्ट विद द लेगेसीज ऑफ द बिग एंड स्मॉल स्टेट्स दैट हैड रूल्ड ओवर देम. तो जो बड़े बड़े स्टेट्स ने उनको रूल किया था, उनकी लीगेसीज यानी कि उनका इन्फ्लुएंस इन छोटे छोटे रीजन्स पे आने लग गया. ठीक है, दिस वॉज एपरेंट इन द इमर्जेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशंस इन द रियल्म्स ऑफ गवर्नेंस, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, एलीट कल्चर्स एंड लैंग्वेज. तो किस तरीके के चेंजेस इनमें आए. इनका जो गवर्नेंस करने का तरीका था वो चेंज हो गया, इनके ट्रेडिशंस उनकी तरह हो गए, इनका जो इकोनॉमी को मैनेज करने का तरीका था वो उनकी तरह हो गया, उनके कल्चर्स, उनकी लैंग्वेज. तो कई कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे जो बड़े बड़े एम्पायर से इन्फ्लुएंस होके इनके अंदर आ गए. ठीक है, थ्रू द 1000 years between 700 and 1750 the character of the different regions did not grow in isolation. तो क्या है कि जो 700 से 1750 के बीच का जो समय है, इस बीच में जो छोटे छोटे रीजन्स थे ये लोग अकेले में ग्रो नहीं हुए. दे डिड नॉट ग्रो इन आइसोलेशन. ठीक है, जब दूसरे बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़े बड़े स्टेट्स ने उनको कब्जा कर लिया, तब इन लोगों की ग्रोथ स्टार्ट हुई. These regions felt the impact of larger pan-regional forces of integration without ever quite losing their distinctiveness. तो क्या हुआ कि जब बड़े बड़े पैन रीजनल फोर्सेस आए, उनका इम्पैक्ट इन पर आया, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी खुद की अपनी एक आइडेंटिटी थी. ठीक है, दे डिड नॉट लूज देयर डिस्टिंक्टिवनेस. समझ आया. तो ये है हमारा ये टॉपिक. अब हमारे इसी में बीच में हमें एक येलो बॉक्स में दिया हुआ है कुछ, वो भी हम लोग रीड. लैंग्वेज एंड रीजन. In 1318, the poet Amir Khusro noted that there was a different language in every region of this land. तो क्या हुआ कि जब 13th सेंचुरी में एक पोएट थे अमीर खुसरो, जब वो आए तो उन्होंने ये नोटिस किया कि हर एक रीजन की अलग अलग लैंग्वेज है. ठीक है, जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं तो काफ़ी स्टेट्स में अलग लैंग्वेज बोली जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल गुजरात में गुजराती बोली जाती है. ठीक है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है. तो उसी तरह से 13th सेंचुरी में भी अमीर खुसरो ने ये नोटिस किया कि रीजन्स की अपनी अलग अलग लैंग्वेज. ठीक है, जैसे कि सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री इन सदर्न कर्नाटका. तो सिंधी, लाहौरी और कश्मीरी तो नॉर्थ की साइड, जैसे कि सिंधी और लाहौरी पहले पाकिस्तान इंडिया एक ही था, तब सिंधी और लाहौरी बोली जाती थी. उसके अलावा कश्मीरी अपने कश्मीर में बोली जाती है. द्वार समुद्री उस टाइम पे कर्नाटका का जो सदर्न पार्ट था, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती थी उसको द्वार समुद्री बोलते थे. फिर है तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में जो लैंग्वेज उस टाइम पे बोलते थे उसको बोलते थे तेलंगानी. गुजरी इन गुजरात, गुजरात में जो बोलते थे उसको बोलते थे गुजरी. माबरी इन तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में माबरी बोली जाती थी, और बंगाल में गौरी बोली जाती थी. ठीक है, इसके अलावा
अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड हिंडावी इन द एरिया अराउंड दिल्ली। तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अवधी और जो एरिया था दिल्ली के अराउंड उसमें हिंदावी बोली जाती थी। ठीक है, तो ये उन्होंने नोटिस किया। अब इसके बाद क्या हुआ वो है नेक्स्ट पैराग्राफ में। अमीर खुसरो वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू दीज लैंग्वेजेस देयर वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीजन। तो अमीर खुसरो ने ये नोटिस किया कि इतने अलग अलग रीजन में वैसे तो सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन एक लैंग्वेज कौन सी, संस्कृत। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि किसी भी रीजन की कोई पर्टिकुलर नहीं है। जैसे कि संस्कृत बोली जाती है लेकिन वो किसी रीजन का पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग ही संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, ओनली द ब्राह्मण्स डू। तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने ये नोटिस किया कि ये एक बहुत पुरानी लैंग्वेज है और आम आदमी तो कोई बोलता नहीं है, कॉमन पीपल इस संस्कृत लैंग्वेज को जानते नहीं है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो कौन है, सिर्फ ब्राह्मण्स को ही ये लैंग्वेज आती है। ठीक है, तो ये हुआ इस पैराग्राफ में। बाकी का जो चैप्टर है वो लोग हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सूत्रास। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन